देश में सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन क्राइम्स हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। आगे डेटा भी दिखाऊंगी आपको कि इनका पेपर उठाया, अपना नाम लिखा, भेज दिया, या इनका कंटेंट उठाया, उसको आजकल तो गूगल पे सब अवेलेबल है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, एक पैराग्राफ डालिए और उसको क्लिक करिए। जनरली इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बात करूँ, अभी हिंदी में उतना ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए आप कंटेंट किसी का उठाते हैं और उसको डाल देते हैं रीफ्रेजिंग के लिए। रीफ्रेजिंग माने उसको सेंटेंस को दोबारा लिखो, मीनिंग वही रहेगी, सिर्फ सेंटेंस रीफ्रेम हो जाएगा और वो कंटेंट बदल गया, आपने उसको पब्लिश करा दिया। और ये बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। क्यों हो रहा है, कुछ और चीज़ें आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पब्लिकेशन और एथिक्स क्या है। पब्लिकेशन का मतलब है आपके अपनी ज्ञान को जो आपने अर्जित किया है, साथ में कुछ नवाचार या इनोवेशन मिला के जो आप रिसर्च कर रहे हैं, उसको डिसैमिनेट करना, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाना, तो दैट इज पब्लिकेशन। अब रिसर्च क्या है, इतना तो अभी जानते होंगे, क्या है रिसर्च? What is research? Research is an organized method of finding something new or which is proven or existed prior but there is some additional information. Exactly. आप रिसर्च करते समय जब आप पब्लिकेशन की सोचते हैं, और आप क्यों सोचते हैं पब्लिकेशन के लिए, उसके भी कई रीजन है। सबसे पहला, अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो आपको पब्लिकेशन चाहिए, क्योंकि वो आपके एपीआई में काउंट होगा। एपीआई जानते हैं सब लोग? जब बात नहीं, वो आपके मार्क्स काउंट होते हैं जहाँ पे। तो जब एपीआई के लिए काउंट करते हैं आप, तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन चाहिए और आप इसलिए पब्लिश कराते हैं। एक तो वो तरीका। दूसरा, जनरली जो साइंस स्ट्रीम है और अब वो आर्ट्स और सोशल साइंस में भी आने लगा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। कुछ नया काम अगर आपने किया है तो वो और अच्छा लोग जाने कि आपने अच्छा काम किया, या कुछ इनोवेशन किया या इन्वेंशन किया, तो वो लोगों तक पहुँचे, ये जानने के लिए आप पब्लिकेशन करते हो। ठीक। एथिक्स क्या है? मॉरल, नैतिकता। नैतिकता जानते हैं? 25-26 साल के सब हो गए। 26 साल में भारतीय संस्कृति में तो नैतिकता जन्म से दी गई। कोई घर आ रहा है, उसको नमस्ते करना है कि पैर छूना है, अभी अलग बात है, वो थोड़ा सा अलग विषय है कि नैतिकता अलग अलग उस पर दी गई है आपको, पर अगले को ग्रीट करना है, नमस्ते करना है, वो मॉरल है। और मॉरल आप अपने हर व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। और पब्लिकेशन में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है जहाँ नैतिकता नहीं होती है, इस वजह से ये विषय ऐड किया गया कि आपको वहाँ भी नैतिकता पढ़ाई जाए, क्योंकि जो कंडक्ट आप देख। और अगेन एक बात और कहूँगी कि जो नैतिकता आपको सिखाई जाती है, आप जब पेरेंटिंग बिहेवियर देखिए, अगर आपसे बचपन में सभी बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करनी है, तो छोटा जब आप कहते हैं, नर्सरी स्कूल वाले में आपको वो सब सिखाया जाता है। ठीक। और अभी घर पे कोई आया और मैं थकी हुई हूँ तो मैं अपनी बेटी से बोलूँगी, बोल दो कि है नहीं घर पे, मैंने सिखाया तो कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन बोल दिया ना, तो बच्चे इतना स्मार्ट होते हैं कि वो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर मैनिपुलेशन करना है और कहाँ पर नहीं करना है। एग्जैक्टली जैसे मानव ह्यूमन बिहेवियर में वैसा होता है, एग्जैक्टली रिसर्च में होता है। आप जिस भी गाइड या सुपरवाइजर के अंडर में हैं, वो लाख कहे आपसे कि आप पब्लिकेशन एथिक्स फॉलो करिए, लेकिन अगर आप इतने स्मार्ट हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, उनके पेपर जब उठा के आप देखते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ है इधर उधर से, तो आप समझ जाते हैं कि हम भी कर सकते हैं। इतना लिवरेज हमें मिला हुआ है कि हम इतना कर सकते हैं। इतनी कमियों के कारण ही सरकार ने ये ज़रूरी किया, या हमारी एजुकेशनल जो बॉडी है यूजीसी, कि भैया पब्लिकेशन एथिक्स बहुत ज़रूरी है और वो होना चाहिए। अब
पब्लिकेशन और एथिक्स को जब हम मिला देंगे, इसका मतलब है वो नैतिकता या वो मॉरल या वो कोड ऑफ कंडक्ट, सभी वर्ड सिमिलर है, सब सिनोनिम है। वो मॉरल या वो कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको अपनी नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने में सिर्फ अपना ज्ञान यूज करने को कहता है, आप दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे, वो सब एथिक्स के अंतर्गत आता है। अगेन दिस इज द डेफिनेशन। आप पब्लिकेशन एथिक्स का पेपर पढ़ते होंगे, मैं पीपीटी दे जाऊंगी, आप चाहे तो रख सकते हैं इसको। The principles and standards associated with the process of publishing the result of scientific research or scholarly work in journal. अब जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, दैट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू साइंस, वो केवल साइंस के लिए नहीं है। इवन इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स और सोशल साइंस, आप हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश किसी भी विषय से हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके से शोध कर रहे हैं, आपका वे ऑफ डूइंग रिसर्च या प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च कैसा है, वो साइंटिफिक होना चाहिए। दैट कुड बी अनदर लेक्चर। क्या पब्लिकेशन एथिक्स हैं? आप कहेंगे कि हम पेपर अगर ऐसे छपाएंगे तो कैसे भी छपा लें, हमें तो 2 पेपर चाहिए रिसर्च सबमिट करने के लिए। पर चोर जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक खूब हीरोपंती दिखाता है, बड़े बड़े बिलियनियर बन जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, पर जिस दिन पकड़ा जाता है उस दिन सब चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रिसर्च आपकी गलत थी। आपने जॉब पाई हो, आपका क्रेडिबिलिटी तो एक छोड़ दीजिए, जो सामाजिक आपका एक दायरा होगा, सामाजिक पहुंच होगी, वो चीज़ छोड़ दीजिए, आपको आर्थिक नुकसान, आपको जॉब का नुकसान सब हो सकता है। पर अगेन जब मैं ये बताती हूँ क्लास में तो बच्चे बोलते हैं मैम हो सकता है ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो जो चोर राजा बन जाता है वो बन ही जाता है। तो आप उसको कह नहीं सकते, क्योंकि यू नेवर प्रिडिक्ट योर फ्यूचर कि कब वो आपके ऊपर अटैक करेगा। वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स में सबसे पहला है प्लेगैरिज्म, जो वर्ड आपने सुना है सबसे ज़्यादा, बाकी 2 कम सुने होंगे, फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन, पर प्लेगैरिज्म एक वर्ड है जो सुना है। क्या होता है प्लेगैरिज्म? साहित्य की चोरी। साहित्य की चोरी, ठीक, किसी के आइडिया या वो प्लेगैरिज्म, ठीक। एक शब्द जो उन्होंने कहा बिना किसी प्रॉपर साइटेशन के, ठीक, पर अगर हम उसको साइट भी कर रहे हैं, अपने पेपर में लिख भी रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसका हर पेपर का, हर जर्नल का एक अलग एथिक्स है, उस जिस भी ऑथर को आपने साइट किया है उस ऑथर से आप कितना कॉपी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारा पूरा पेपर ले लीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना टाइटल लिखिए और हमको साइट भी कीजिए और उसके बाद ले जाइए, नहीं। तो हर जर्नल ने अपना, जनरली जो हम अगर हम एवरेज मानते हैं तो एवरेज 8 to 10% ही हम एक पेपर में किसी और से उधार ले सकते हैं, बाकी सब कुछ आपका अपना होना चाहिए। जनरली 8 to 10% ही हम किसी और रिसर्च को कोट कर सकते हैं अपने पेपर। हाँ, तो अभी वो भी बताऊंगी, वो दैट इज फैब्रिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन। अभी हम सिर्फ प्लेगैरिज्म की बात कर रहे हैं। तो प्लेगैरिज्म में एक पेपर में अगर हमने 8%, सपोज तुमने मेरे पेपर से 8% किया, पहले पूरा सुन ले, फिर बाद में उसके बाद रखा जाएगा। हाँ, या सुन लीजिए, मैं क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, मैं बता दूँगी। तो ये प्लेगैरिज्म। फैब्रिकेशन क्या है? फैब्रिकेशन मतलब कपड़ा बनाना। तो कपड़ा बनाना मतलब धागे से लेकर वीविंग तक, ठीक, यानी कि फाइबर, यार्न और फैब्रिक सब कुछ आपका है। आपने क्या किया? ना कोई रिसर्च की, ना कोई काम किया, कुछ नहीं किया, एक जगह बैठे रहे और उठाया पूरा। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है, ऐसा नहीं है, सभी नहीं कर पाएंगे। कोई टॉपिक चल रहा है, आपको अपने फील्ड में कोई बढ़िया टॉपिक दिखा, आपने रात सोचा और 1 महीने सारा मेहनत घर में बैठे बैठे और आपने पूरा का पूरा पेपर लिख डाला। दैट इज फैब्रिकेशन। यानी आपने किसी से कॉपी नहीं किया लेकिन काम भी नहीं किया,
आपने अपना काम खुद ही बना लिया। थर्ड इज फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन क्या है? जब आप किसी के डेटा या रिजल्ट को इंटेंशनली चेंज कर रहे हैं, जानबूझ के। प्लेगरिज्म में कई बार ऐसा होता है कि हम जब बिना जाने बुझे भी सब चीज़ें ले लेते हैं। जैसे अगर इसको इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं, सपोज मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा, मैं अपना ही बता रही हूँ, मैंने रिसर्च पेपर लिखा, वर्ड्स जो भी सेंटेंसेस लिखे मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन जब प्लेगरिज्म चेक में गया तो वो 12% से ऊपर आ रहा था। फिर मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि वो प्लेगरिज्म चेक जब हम करते हैं तो वो एक एक सेंटेंस काउंट करता है। तो मे बी क्योंकि अंग्रेजी हिंदी की हमारी समझ उतनी ही है, विषय में हम अपने कंटेंट के लिए मास्टर ज़रूर हैं, पर जहाँ पर लिखना है वहाँ हम हिंदी या अंग्रेजी में लिखते हैं, वहाँ पर हमारी लिमिटेशन है। हमें एक ही सेंटेंस बनाने आता है, उसी तरीके से हम उसको घुमा घुमा के नहीं बना पा रहे। तो जब बनाया मैंने तो वो पता चला कि वो 12% से ऊपर का प्लेगरिज्म था और फिर पेपर वापस आ गया। फिर जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपके सेंटेंस, फिर जब एक्सपर्ट से बात की, अब उसके लिए फिर क्या करना पड़ा, क्योंकि मैं साइंस से हूँ तो इंग्लिश में पेपर लिखना होता है, जनरली हिंदी में नहीं लिखती मैं। इंग्लिश वाले बंदे को बैठाया और प्रॉपर उसको नाम दिया कि आगे वो भी बताऊंगी, ऑथरशिप में भी आप गड़बड़ करते हैं, एथिकल को कंडक्ट किया। फिर उससे कहा कि भैया ये मेरा पेपर है, इसको आप लैंग्वेज सही कर दीजिए। और सिर्फ लैंग्वेज ठीक करते ही वो पेपर जो है वो नीचे आ गया, वो 6 to 7% के रेंज में आ गया। तो दैट मीन्स आपको अपने विषय के कंटेंट के साथ साथ अपना एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी आप लिख रहे हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी हिंदी में उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि हिंदी में प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक नहीं है अभी, और हिंदी में बाकी चीज़ों की भी अभी थोड़ी स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं है। तो ये दिक्कत आ रही है जनरली इंग्लिश वालों के साथ। अब इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप, जैसे अभी आपके पास वहाँ भी प्रिंसिपल ऑफिस में भी वो लोग बात कर रहे थे कि कुछ इसको आपस में पब्लिश करना है, कुछ ऐसा उनका अपना डिस्कशन चल रहा है। कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ मैं, मेरे साथ भी घटित हुई है, इसलिए कि ये मत सोचिए कि ये हम चूँकि सब एकेडमिक जगत के लोग हैं और हमारा गोला दायरा इतना ही है, इसी में घूम के काम करना है। जब केयर लिस्ट जो है, केयर लिस्ट जानते हैं, यूजीसी केयर लिस्ट 2018 के पहले जितने भी पब्लिकेशंस थे उनमें जर्नल्स में सिर्फ ISSN नंबर होना ज़रूरी था, जर्नल का ISSN नंबर होना ज़रूरी था। 2018 मई से लेकर 2019 जून तक का जो पीरियड आया, 2018 मई से 2019 जून तक, उस पीरियड में यूजीसी लिस्टेड जर्नल आए। ये इसी के लिए आए, पब्लिकेशन एथिक्स को सही करने के लिए। अब जून 19 के बाद जो भी जर्नल्स हैं, आपके जो पब्लिकेशन होंगे वो सिर्फ केयर लिस्टेड जर्नल्स में होना चाहिए। ठीक, 2019 में 3 पेपर पब्लिश हुए मेरे यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल, और सब सही हो गया, चलो ठीक है। मेरी प्रोफेसरशिप ड्यू थी अगस्त 19 में, तो मैंने सोचा कि अब तो पेपर 3 कंप्लीट ही हो गया, पीछे के पेपर ही हैं, हो जाएगा। जब फॉर्म फिल करने लगी और यूजीसी साइट खोल के देखा तो दे वर इंक्लूडेड इन क्लोन जर्नल। क्लोन जर्नल क्या है, नाम सुना है? क्लोन जर्नल का मतलब है कि एक जर्नल है, उसी क्लोन मतलब एग्जैक्टली सेम बना देना। सेम उन्होंने किया, वो तीनों पेपर मेरे 2 जर्नल्स में थे, एक में 2 था, एक में 1 था, और जब फॉर्म करने गई प्रोफेसर का तो पता चला तीनों क्लोन में है। अब क्लोन क्या था? 2 जर्नल ऐसे थे जो किसी और विदेशी भाषा में छपते थे। उन्होंने प्रोसेस पूरा कराया था, वो जो हम भेजते हैं फिर आता है प्लॉट करके कि ये कमियां हैं दूर करिए, सब कुछ करने के 6-8 महीने बाद पेपर पब्लिश हुआ, सब हुआ। पैसे भी उन्होंने ज़्यादा नहीं दिए, ये भी नहीं किया उस समय, वो भी नहीं किया कि पैसे ही ज़्यादा ले लिए।
ठीक पब्लिकेशन फीस 2-3 हज़ार रुपये ली, कुछ ऐसे किया। अब तो 20-20 हज़ार, तो 2-3 हज़ार रुपये में पब्लिश कर दिया, सब हो गया। जब देखा तो वो दोनों जर्नल किसी इथोपियन भाषा में थे ओरिजिनली, और मेरा अंग्रेजी का पेपर छापा था उन्होंने, वो क्लोन हो गया। दूसरा क्या हुआ, वो सेम जर्नल सेम साइट सब कुछ उसका वैसा ही है, और जो असली जर्नल था वो पक्का यूजीसी लिस्ट से बाहर हो चुका था, लेकिन वेबसाइट पर वो ऑलरेडी दिखा रहा था कि ये फेयर लिस्टेड जर्नल। आई एम गिविंग यू लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि आप वो चीज़ों की समझ सोचिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से नहीं होता। मैं रिसर्च पिछले 19 सालों से पढ़ा रही हूँ, पब्लिकेशन एथिक्स पढ़ा रही हूँ, बट मेरे साथ भी वही हुआ जो औरों के साथ होता है, जो नहीं जानते हैं। अब वो जो 3 जर्नल थे वो बाहर हो गए, तो मेरा प्रमोशन रुक गया। अब मैं वापस 3 करूँगी। अब उसके लिए और भी प्रोसेस, जैसे आप हैं थीसिस के समय थीसिस करते करते आपका 2 पेपर नहीं हो पाया, तो आप क्या करेंगे? बैकडेट में छपवा लेते हैं, जो ट्रेंड है वो बोल रही हूँ। अब बैकडेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो पैसे मांगेगा, और वो ऑथेंटिक है कि नहीं है ये कैसे प्रूफ होगा? ये गलतियाँ मत कीजिए, मैं इसलिए कहती हूँ। थोड़ा टाइम और लग जाए, थोड़ा समय और लग जाए, या आप अभी से सचेत हो जाइए, पर ऐसे काम मत करें, क्योंकि मुझे भी तो नहीं पता था, मैं भी तो बहुत स्मार्ट हूँ कि मेरा तो पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फंस गए। ये चीज़ें गलतियाँ होती हैं। अब इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप की जो हम बात कर रहे हैं ना, मैं इसी की बात कर रही हूँ। जब हम लोग गए, मैंने सोचा नहीं, बहुत बेचैनी हुई कि 3 पेपर हो जाते तो मैं तो प्रोफेसर हो जाती, मेरे साथ वाले सब हो गए। तो मैंने एक आध जर्नल का मेल आईडी और फ़ोन पे कॉल घुमाई, उन्होंने मैं होम साइंस से हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से, द पर्सन इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से थे। उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे, और वो बोले कि आप मेरा नाम पेपर में डाल देंगी तो मैं पेपर छपवा दूँ। मैंने कहा मैं ह्यूमन डेवलपमेंट के पेपर में मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के इंसान का नाम डालूंगी, तो मैं जब इंटरव्यू में बैठूंगी तो वो मुझसे पूछेगा ना कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था पेपर में, मैं क्या जवाब छपवाने में कंट्रीब्यूट किया और वो एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा नहीं मैडम, ऐसे कोई नहीं पूछता सरकारी तंत्र में। मैंने कहा ऐसा नहीं है इंटरव्यूज में, क्योंकि अब प्रोफेसरशिप के इंटरव्यू में और क्या पूछेगा, ज्ञान तो पूछेगा नहीं, यही सब पूछेगा जो जहाँ पंचायत जहाँ फंसने के चांसेस हैं, तो वो उसमें वही चीज़ें तो पूछेगा। तो उसने कहा मैडम बिना नाम दिए तो नहीं होगा, और नाम और पैसा दोनों देना था, पैसे की भी डिमांड की लेकिन नाम के साथ। दिस इज इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप। जब कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप नाम इसलिए डलवा रहे हो क्योंकि आप उनके तो पेपर पर उनके यहाँ नहीं चेक होता होगा, पर मेरे यहाँ तो होता है, PHU में तो चेक होता है, तो इसलिए वो गड़बड़ था। अब डुप्लीकेट सबमिशन या मल्टीपल सबमिशन, अब क्या होता है, ये जनरली आपके लिए लागू होता है। क्या आपने पेपर लिख लिया, अब चूंकि पब्लिकेशन का प्रोसेस लंबा होता है, कभी 6 महीने 8 महीने साल भर भी लग जाता है, तो आपने क्या किया, 2-4 जर्नल में डाल देते हैं, किसी में तो छप जाएगा, एक ही साल एक ही पेपर। दिस इज डुप्लीकेट सबमिशन या मल्टीपल सबमिशन। अब हो सकता है 2 जर्नल में छप जाए, फिर दिक्कत कहाँ आएगी, आप तो एक छुपा देंगे ऑब्वियसली, वो हम दोनों साइड से बोल रहे हैं, एक तो आप पेपर छुपा ले जाएंगे, एक आप दिखा देंगे। पर अब चूंकि ओपन एक्सेस से वो नेट पर अवेलेबल है सारे पेपर, तो जो आपको साइट करेगा, साइट CITE होता है, साइट करना मतलब वो अपनी रिसर्च के लिए, जैसे आप जब अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपने से रिलेटेड कुछ ऑथर्स को खोजते हैं ना कि इन्होंने काम किया है तो उनको हम कैसे देख, मतलब उन्होंने क्या काम किया ऐसा। तो जब आप साइट करते हैं, ऐसे ही कोई आपको साइट करेगा और सेम पेपर 2 अलग अलग जर्नल में देखेगा, फिर उसको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा वाला साइट करें, क्योंकि साइटेशन लिखते समय आप जर्नल का नाम लिखते हैं, तो ये, और अगर उसने कहीं रिपोर्ट कर दिया तो गया दोनों पेपर। आपने तो छुपा के डिग्री ले ली, लेकिन वो चीज़ फंस जाएगी।
एक ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, ठीक, हड़बड़ी में। फिर दूसरा भी आपने थोड़ा सा नाम टाइटल बदल दिया, कंटेंट पूरा रखते हैं सेम, EXAM भी नहीं बदलते, सिर्फ टाइटल बदला, छपा दिया। ये सब भी उसी में आता है। सलामी पब्लिकेशन। सलामी पब्लिकेशन क्या है कि आपने कोई काम किया, जनरली साइंस वालों में होता है ये कि जो डेटाबेस है, या आर्ट्स में भी अगर आपने डेटाबेस कुछ काम किया है, लिटरेचर में ये काम अभी नहीं होता है। कोई बड़ा डेटा आया, लैब का डेटा आया और उसको पूरा छोटे छोटे करके 10 पेपर बना दिया। एक पेपर जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। होता क्या है जनरली कि हमारे जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम जानते हैं कि हम उतने पेपर बना सकते हैं, मोटा मोटी सभी के लिए यही होता है। अगर हमने थीसिस लिखते समय 4 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तो 4 पेपर तो पक्का, उसके अधिक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव से आप एक पेपर निकाल सकते हैं। पर एक ऑब्जेक्टिव में भी आपने आधा कर दिया। अब वो डेटा जब कोई पढ़ेगा तो वो देखेगा कि अरे ये तो आधा ही है, आधा कहाँ खोजें, फिर वो आधे के लिए कहीं और खोजने जाएगा। तो जनरली ऐसा साइंटिफिक रिसर्चेस में होता है जहाँ पर सलामी पब्लिकेशंस होते हैं। अगेन डेटा ड्रेजिंग एंड डेटा स्नूपिंग। अब डेटा ड्रेजिंग और डेटा स्नूपिंग जो है वो जनरली अभी तक जो देखा गया है वो जियोलॉजिकल स्टडीज़ या जियोग्राफिकल स्टडीज़ में यूज़ होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े डेटा को वो जो इंडस्ट्री से लाते हैं या बड़े सोर्सेज से लाते हैं, उसको फिर टुकड़े करके घर में बैठ करके पूरा पेपर बनाते हैं। तो डेटा अभी इसके पहले वाला क्या बताया था मैंने, जहाँ पर खुद ही डेटा बनाते हैं, फैब्रिकेशन, उसमें कहीं डेटा और कहीं आया ही नहीं है। उसके और इसके में यही फ़र्क है। यहाँ डेटा ओरिजिनल है, किसी से लिया है बड़ा डेटा, उससे छोटे टुकड़े करके पूरा सारा मैनिपुलेट करके। पर जो डेटा ड्रेजिंग या फैब्रिकेशन कर रहा है उसको स्टैट्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, या स्टैट्स पार्टनर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ तो अपने आप ही बनाना है। कहाँ क्या लगेगा, कहाँ कौन सी टूल यूज होगा, वो सारा कुछ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जब हम पब्लिकेशन की बात करते हैं तो पब्लिकेशन करने के पहले 2 चीज़ें होती हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? और वो मैन्यूस्क्रिप्ट सही बोल रही है, लेकिन वो हिस्टोरिकल टर्म्स में बोल रही है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है आपका अपना काम, जो आपका रिटन फॉर्म है, जो लिखित रूप में आपने काम किया है, वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो आपका जो डेटा है, आपका जो रिजल्ट है, उसको आपने किस तरीके से लिखा, वो सब पब्लिकेशन में, और उसको किस तरीके से लिखेंगे, वो सारा कुछ प्रिपरेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट में आता है। प्रिपरेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट हमेशा रिसर्चर करता है, ठीक, गाइड नहीं करेगा, या आपका एडवाइज़र या आप जो सुपरवाइज़र जो भी बोलते हैं। सुपरवाइज़र का काम है सिर्फ आपको सुपरवाइज करना, आपको बताना कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो आप जब भी अपने मैम या सर के पास जाते हो, बोलते हो पेपर लिख के लाओ, फिर मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है उसमें, वो लिखेंगे नहीं। लिखने का काम रिसर्चर का। अब मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन कहाँ भेजेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रिपरेशन तो कर लेंगे, सब हो भी गया, फाइनल हो गया, अब कहाँ भेजेंगे उसको? तो सबसे पहले आप सभी के लिए ये मैंडेटरी है कि UGC केयर की जो वेबसाइट है वहाँ अपना अकाउंट बना लीजिए। वहाँ बिना आपके लॉगिन किए कुछ खुलता नहीं है, बस UGC केयर की वेबसाइट खुल जाएगी। जब भी आप कुछ जर्नल सर्च करने जाएंगे ना, वो मांगेगा कि लॉगिन डिटेल दीजिए। कैसे सिखा दो मुझे, मैंने बिना लॉगिन के क्या बताओ, मुझे भी तो पता चले। अच्छा, याद नहीं आ रहा। मुझे अभी तक ये नहीं पता था। मुझे यही पता है कि UGC केयर की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन ID और पासवर्ड बनाना होता है,
लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना करके आप सर्च करोगे, उसके बाद वो लिस्ट पूरी खुलती है। और अब वो लिस्ट 2 भागों में खुलती है, केयर लिस्ट 1, केयर लिस्ट 2। केयर लिस्ट 1, अब वहाँ पर भी बहुत सारे जो आपको यूजर्स का बताया, स्कॉपर्स और बाकी चीज़ें भी आपको बताई होंगी, एच इंडेक्स क्या होता है। तो पहले सबसे मुश्किल काम है अपने पेपर के अनुसार जर्नल खोजना। ठीक, जैसे मेरे विषय में 5 ब्रांचेस होती हैं, तो हर ब्रांच में स्पेसिफिकली, और ब्रांच भी छोड़ दीजिए, जैसे मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की हूँ, तो अगर मैं जनरली मेंटल डेवलपमेंट की बात करूँ तो अलग जर्नल है। ठीक, अगर मैं कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कह रही हूँ तो अलग जर्नल है। यानी अब जो है वो जर्नल खोजना पहले मुश्किल नहीं था, पहले मल्टी डिसिप्लिनरी और बहुत सारे जर्नल थे। अब मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल इंग्लिश में कम है, हिंदी में अभी भी हैं कुछ बचे हुए, पर हिंदी वाले में फिर वही दिक्कत है कि आपको अपना अंग्रेजी का काम हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर जर्नल आप कैसे खोजेंगे, आपका जो विषय है, आपने कोई भी किसी का कोई सब्जेक्ट का क्या टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक डिसाइड हुआ है? ICDS प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का ठीक, ICDS क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। अब इनका जो पेपर है, अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो पेपर कहाँ जाएगा। वो सोशियोलॉजी में भी जा सकता है, सोशल वर्क में भी जा सकता है। अगर इन्होंने भूमिका में मेंटल डेवलपमेंट की बात की है तो कुछ सोशल साइकोलॉजी के जर्नल्स में भी जा सकता है वो। और होम साइंस नहीं है अब होम साइंस के जर्नल्स नहीं है। अब जर्नल्स इस तरह से स्पेसिफिक हैं कि आपने जो टॉपिक लिया है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। तो अब सभी लोग अपने विषय के अनुसार पहले जर्नल्स खोज लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से जर्नल्स हैं जहाँ पर आपका जाएगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत आसान है। अब ये पार्ट बहुत मुश्किल है और बहुत लंबे संघर्षों से गुजरना पड़ता है यहाँ पर। अब एक और टर्म है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू वर्ड जानते हैं? पीयर माने साथी समूह, आपका साथी समूह या सहभागिता। रिव्यू मतलब देखना। तो साथी समूह कौन देखेगा? रिव्यूअर कौन होता है? जो उस विषय का एक्सपर्ट होता है। अब जब आप अपना पेपर किसी जर्नल को डालते हैं तो वो जर्नल अगर पीयर रिव्यूड है, अब तो पीयर रिव्यूड ही होगा, अब उसका गुंजाइश ही नहीं बची है। तो वो 2 तरीके हैं। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं, जैसे अभी मेरे पास 2 पेपर रिव्यू करने को आए थे, जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक कुछ था साइकोलॉजी का, उसमें रिव्यू जो बच्चे ने सबमिट किया था उसके 2 रिव्यूअर के नाम मांगे गए। मतलब आपको ये भी सोच के रखना। तो उसने मेरा और एक और साइकोलॉजी के सर है उनका नाम दिया था। ठीक, अब हमें वो रिव्यू करके देना, ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस है कि आपने जर्नल को सबमिट कर दिया, जर्नल के अपने रिव्यूअर हैं, वो उनको रिव्यू के लिए भेजते हैं। फिर रिव्यू के बाद वो लिख करके भेजेंगे और हमें एक लिखा होता है कि इंट्रोडक्शन टाइटल में क्या कमियां हैं या कंटेंट में क्या कमियां हैं या मेथोडोलॉजी कैसी है, मेथोडोलॉजी वो कमेंट सारे लिख करके फिर वो आपके पास वापस आएगा। अगर वो प्लेगरिज्म नहीं है, बाकी सब चीज़ें चेक करके अगर वो छपने लायक है तो वो एक्सेप्टेड होगा, सेकेंड होगा, अगर वो छपने लायक नहीं है तो रिजेक्टेड हो जाएगा, या थर्ड आता है कि माइनर आप चेंज करके उसको छपवा सकते। मतलब ये चेंजेस अगर आप करके विदिन 15 डेज 20 डेज हमें भेज देंगे तो वो छप जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है और इस प्रोसेस में सबसे लंबा समय लगता है। तो सबसे पहले जर्नल खोज लीजिए किस जर्नल में छपेगा, क्योंकि थीसिस सबमिशन से पहले तो पेपर चाहिए आपको और वो एक दिन का काम नहीं है, बहुत लंबा टीडियस काम है जो आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली जर्नल्स का एक बार ज़रूर उसको यूजीसी केयर जो साइट है, ओरिजिनल साइट है, वहाँ जा कर के जर्नल का ISSN या टाइटल डाल करके ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो क्लोन लिस्ट में ना हो
या हो सकता है कि यूजीसी केयर लिस्ट से उसको बाहर कर दिया गया हो, क्योंकि 2022 से लेकर अभी तक यूजीसी की साइट जो है वो 6 या 7 बार, 7वीं बार अभी हुआ है, जस्ट हार्डली 1 वीक पहले अपडेट की जा चुकी है। तो आप सोच के बैठेंगे कि इस वाले जर्नल में करेंगे, पर जब तक पेपर लिखेंगे तब तक वो लिस्ट से बाहर हो गया या क्लोन लिस्ट में आ गया। और कोशिश करिए कि क्लोन लिस्ट के जो ओरिजिनल जर्नल्स है उसमें भी मन छपवाइए, क्योंकि उसमें भी समस्याएं आती हैं। जो आपका फॉर्म चेक करेगा जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं ना, इतना नहीं, हर कोई इतना ध्यान नहीं देगा कि क्लोन लिस्ट देखा, ये नहीं देखेगा उसका ओरिजिनल वाले में है कि क्लोन वाले में है कि क्या है। तो अपने को बचा के रखिए, अपने एक सेफर साइड से। ये वही यूजीसी केयर के लिए, केयर का फुल फॉर्म है, ये याद कर लीजिए सब। अभी इंटरव्यूज में बहुत अच्छी बात है कि केयर की फुल फॉर्म क्या है। केयर, स्वयं, मूव, MOOC, ये सब अभी ट्रेंडिंग है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ये मैं आपको जो पहले शुरुआती दौर में आपको बताया था कि जहाँ प्रीडेटर जर्नल, मतलब जो फॉल्स जर्नल्स हैं, जो बेकार जर्नल्स हैं, जहाँ पर जो झूठे पेपर छापते हैं आपकी गलती से, उसमें इंडिया देखिए नंबर 1 पे, सबसे हाईएस्ट है। और इसी वजह से हमारे यहाँ रिसर्च की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हुई है, बहुत डिग्रेड हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो सिस्टम बहुत ही आसान है और कंट्रीज़ की अपेक्षा। और कंट्रीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा डिस्कस करो, नींद आ रही होगी आगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 14 ईयर्स के बाद, 14 साल की उम्र के बाद बच्चे को खुद कमाना होता है, खुद पढ़ना होता है, ठीक। तो उनके यहाँ एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे उसको, मतलब डिग्री कम होती है, क्योंकि बच्चा दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ जब तक पढ़, मतलब लड़कियों के साथ तो थोड़ा शादी वाला रहता है, लड़कियों के साथ तो पढ़ते रहो, चलो बाबू, क्योंकि घर वाले जो है, I'm not targeting anyone gender wise, लेकिन जो ट्रूथ है वो है कि BA MA भी कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी उठा लेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी उठा लेंगे, सब कर लेंगे। उनके यहाँ 14 साल के बाद बच्चा घर से पैसे नहीं ले सकता, उसको खुद कमाना है, खुद पढ़ना है। तो उनके यहाँ एजुकेशन जो है वो कम होती है, इसीलिए डिग्रीज कम होती है। हमारे यहाँ डिग्रीज ज़्यादा होती है। अगेन, चूँकि हम सब आप एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग जगह पर कैसे कैसे डिग्रीज मिलती हैं। और रिसर्च हमारे यहाँ सच में रिसर्च होती है कि नहीं होती है, वो बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज। और अगेन एक लाइव एग्जांपल दूँ, हमारी सीनियर मैम की अब रिटायर हो गई हैं, वो PhD वाइवा लेने गई झारखंड, ठीक। मैं स्टेट को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। जो थीसिस उन्होंने कराई थी, सेम थीसिस वहाँ मिली उनको, और उसी के वाइवा के लिए बुलाया गया था। ये तो कोइंसिडेंस है ना, सिर्फ वो गाइड का नाम और लड़की का नाम बदला हुआ था, पूरी थीसिस सेम थी। क्या बेटा? पूरी थीसिस सेम जो BHU में सबमिट हुई थी कभी पहले, वो सेम थीसिस झारखंड में हुई 10-12 साल बाद, और उसमें मैम का नाम, और वो तो उस लड़की की बदकिस्मती रही होगी, ऐसा होता नहीं है। और मैम गई वाइवा लेने, बोली ये क्या है, ये तो मैंने कराया था। और जिसने भी किया था उसने इतना भी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि वो स्टडी क्लिनिकल स्टडी थी और वो BHU मेडिकल कॉलेज में हुई थी। उनके पास आया होगा? नहीं आया था एक्चुअली, बहुत बार ना रिफ्यूज़ल हो गया था। जब वो जो भी एग्जामिनर थे ना, उनके पास बहुत बार रिफ्यूज़ल हो गया, अब लड़की का टर्म पूरा हो रहा था, वही कह रही उसकी किस्मत ने घेरा था उसको। और एकदम लास्ट मोमेंट पे अब ये था कि अब इसका कैंसिल हो जाएगा। तो चूँकि मैम बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बहुत जगह जाती भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि मैम आप झारखंड आ रही है, उसका किसी तरीके से वायदा करा दीजिए।
और जब मैं वाइवा कराने गई तो और फिर वो नहीं ही हुआ, ऑब्वियसली नहीं करेंगी वो, और उन्होंने नहीं किया उसको। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो चोरी के हम एथिक्स की आज बात कर रहे हैं ना, कहाँ पकड़ा जाएगा कभी नहीं जानते, वो एक बहुत बड़ी बात है। कॉमन क्या प्रैक्टिसेस हैं जहाँ जहाँ पर गड़बड़ होती है, प्लेगरिज्म का परसेंटेज देख लीजिए सबसे ज़्यादा है, और फेक डेटा का स्पाई चार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ प्लेगरिज्म सबसे ज़्यादा है और फेक डेटा, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा रिसर्च में मायने रखती हैं। बाकी का है पर छोटा छोटा परसेंटेज। ऑथरशिप ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है मैंने। ऑथरशिप का मतलब है किसने पेपर लिखा है। तो जनरली जो साइंस वाले होते हैं उनमें 20-20 ऑथर होते हैं, क्योंकि वो लैब में काम करते हैं ना। तो लैब में जितने रिसर्च या मेडिकल फील्ड में भी होता है, जितने डॉक्टर्स साथ में जूनियर डॉक्टर्स हैं, रिसर्च टीम है, तो 20-21 ऑथर भी होते हैं, ठीक। और इसी के बेसिस पर कई बार जर्नल्स जो हैं उनका अपना एक रूल होता है जिसमें वो सोलो ऑथर पब्लिश नहीं करते। इससे अगर मैंने पेपर लिखा सोलो ऑथर तो वो बोलेंगे नहीं, इट्स नॉट ऑथेंटिक पेपर, तो आपको किसी को साथ लेना ही पड़ेगा। ये हर किसी के लिए नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो विषय है ना उसको हम बहुत बांध नहीं सकते। जो जो समस्याएं आती जाएंगी आप उसको अपने तरीके से उस तरीके से सुलझाएंगे। तो सोलो ऑथर पेपर नहीं ले सकते तो आपको किसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो जनरली इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोग रिसर्च अपने जो एडवाइज़र हैं उनका नाम लिखते हैं, ठीक। अब फिर यहाँ डिस्प्यूट होता है, एडवाइज़र का नाम पहले कि स्टूडेंट का नाम पहले, और गाइड क्या काम करेगा। मैं भी गाइड हूँ, क्या ही काम करूँगी मैं, तो सिर्फ तुम्हें गाइड ही कर रही हूँ ना, काम तो तुम्हें नहीं किया है, तो काम के आधार पर नहीं होता, ठीक। अब अगेन 2018 से पहले क्या था, पेपर में कितने भी ऑथर हो, कुछ भी हो, सबको 10 नंबर मिलता था। हम यहाँ पब्लिकेशन की बात उसके लिए कर रहे हैं कि अगर हम एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं तो। अब क्या है, फर्स्ट ऑथर यानी जो पहला ऑथर है या करस्पॉन्डिंग ऑथर है या एक और टर्म है करस्पॉन्डिंग ऑथर, फर्स्ट ऑथर, को ऑथर, ये तीनों को 70% मिलेगा, बाकी जितने होंगे सबको 30%। यानी अगर 10 नंबर मिल रहे हैं तो 7 नंबर पहले ऑथर को या को ऑथर या करस्पॉन्डिंग ऑथर, अब तीनों में अंतर अभी बताऊंगी आपको। उसके बाद जितने लोग होंगे वो 20 की टीम है ना, सबको 3-3 नंबर मिलेंगे। अब क्या होता है, ऑब्वियसली रिसर्चर के मन में भी आता है काम तो मैंने किया है, मुझे तो 10 मिलना चाहिए, 7 ही क्यों मिले। लेकिन वहाँ मजबूरी आती है कि वो पेपर वाला जो है एक ऑथर से पब्लिश नहीं करेगा, तो आपको अपने गाइड या एडवाइज़र को, जनरली यही ट्रेंड है एकेडमिक फील्ड में कि हम अपने गाइड या एडवाइज़र को ऐड करते हैं। तो 7 नंबर आपके हो गए, 3 नंबर उनके हो गए। हाँ तो कर लेते हैं, अब तो यही ट्रेंड है क्योंकि अब पेपर पब्लिश करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जनरली लोग ये मानने लगे कि हम भी इवन जो हम लोग पहले उसके पक्ष में नहीं थे कि हम 6 लोग की टीम बनाएं, 6 लोग पेपर लिखें और सबका नाम डालें, कभी कोई फर्स्ट ऑथर हो जाए, कभी कोई फर्स्ट ऑथर हो जाए। इस तरीके से क्या होगा, 6 पेपर में 7-7 नंबर, 7-3 में मिला के वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे एक पेपर में, और उसे एक पेपर मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगी। अब क्लैश वहाँ आता है जहाँ पर कुछ गाइड हैं जो बोलते हैं कि मेरा नाम पहले डाल दीजिए, तो उसको 7 मिलेगा, आपको 3 ही मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। गाइड के एथिक्स पे निर्भर करता है। हाँ? गाइड के एथिक्स पे निर्भर करता है। गाइड के एथिक्स पे निर्भर करता है, क्योंकि देखो मुझे ये लगता है पर्सनली, एक बार नौकरी मिल गई ना मुझे, मैं तो इस्टेब्लिश हो गई, और ऑब्वियसली इतना काम तो कर लूँगी कि मैं प्रोफेसर तक बन जाऊँ। वीसी बनने का तो कोई बात नहीं है, प्रोफेसर तक तो बन ही जाएंगे ऑब्वियसली, सिस्टम में रहेंगे तो हम अपने बच्चों का अगर भला कर दें, उनको दे दें, क्योंकि मैंने भी अपनी एडवाइज़र से यही सीखा है, उन्होंने हमेशा हमें आगे रखा
इवन वो पेपर जो लिखती थी उसमें भी वो पहला नाम मेरा लेती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ऐसे अगर लिंक हम बनाते चले जाते हैं तो आगे वाले का भला होता जाता है। पर वो सोच हम हर किसी की नहीं कर सकते। पर एथिक्स, अगेन शुरुआत में मैंने कहा कि एथिक्स जो है वो डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। मुझे मेरी गाइड से मिला तो मैं आगे वही दूँ, पर अगर मेरे साथ अन्याय हुआ होता तो मुझे भी चिढ़ होती, मैं क्यों दूँगी, मुझे भी तो नहीं मिला था अपने समय में। दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसमें भी कुछ गलत नहीं है। फर्स्ट ऑथर कौन होता है? जो कंसेप्चुलाइज किया, जिसने उस स्टडी को, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसको, उसके बारे में सोचा किसने? आपने। तो फर्स्ट ऑथर हमेशा आपको होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जो सुपरवाइजर है या गाइड है वो भी आइडिया देता है कि तुम इस पे काम करो, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ कराने में। अगर कुछ बहुत अलग विषय आ जाएगा, फिजिकल एजुकेशन का, हिंदी का कोई विषय आ जाएगा तो मैं नहीं करा पाऊँगी, जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात है। तो अगर मैंने सजेस्ट किया है, मैंने सिर्फ सजेशन दिया है, पर उस आधार पर भी मॉरली मुझे नहीं कहना चाहिए कि मेरा नाम आगे आए, क्योंकि मैंने सिर्फ सजेस्ट किया है। काम आप कर रहे हैं, मैंने दे दिया कि ऐसे काम कर लो, तो वो फर्स्ट ऑथर होता है। को ऑथर कौन हुए? जिन्होंने मिलकर काम किया। सपोज कोई लैब स्टडी है, ठीक, आप किसी लैब में काम करने गए, वहाँ का कोई साइंटिस्ट होगा या कोई एकेडमिक पोजीशन वाला व्यक्ति होगा, उसने आपके साथ काम करवाया, तो ये आपका मॉरल बनता है कि आप उसका नाम उस पेपर में ज़रूर दीजिए। डोंट स्किप हिज और हर नेम। अगर वो कहता है कि नहीं मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके, पर अपने हिसाब से हमेशा जिसके साथ आपने काम किया है उसका ड्यू रिगार्ड आपको देना चाहिए। करस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जो आपके लिखे पेपर को जर्नल में भेजने का काम करता है। तो जनरली ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर एक ही होते हैं जनरली, पर कई बार ऐसा होता है कि पेपर मैंने लिखा, नहीं टाइम है या मैं जर्नल नहीं खोज पा रही हूँ या मुझे टाइम नहीं है, तो मैं बोल दूँगी अच्छा तुम भेज दो पेपर, करस्पॉन्डिंग ऑथर में नाम डाल दें, ठीक। तो ये तीनों को 70% मिलेगा। अब इनके अलावा जितने लैब असिस्टेंट हैं, आप जिसको अप्लाइज करना चाहते हैं, जैसे उसने कहा कि हम टीम, ऑब्वियसली अभी वही कल्चर डेवलप हो रहा है, तो हम बना लें जितनी टीम, सबको रख लें। तो फिर लेकिन इंटरव्यू में जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि ये 6 लोग कौन थे, इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, और ऑब्वियसली उस चीज़ को एक मेंटल सेटअप बना के चलिए कि जिनका नाम दे रहे हैं उनके लिए पूछा जाएगा कि ये क्या काम इन्होंने किया था, कितना लंबा चौड़ा पेपर है। अब पेपर में क्रेडिट किसको किसको दिया जाता है? हर जर्नल का पेपर लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका सबसे पहला काम है जर्नल खोजना, और उस जर्नल के एक आध पेपर उठा के देखिए उनके लिखने का पैटर्न क्या है। हर जर्नल का अलग है। ये क्रेडिट वाला जो सिस्टम है जनरली स्कॉपस वाले जो जर्नल्स हैं ना उनका है, जिसमें जिसने आपके लिए उस पेपर में कंट्रीब्यूट किया है उस सबका नाम जाता है, और कहीं कहीं जाता है। उसका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है लिखने का। कभी पब्लिकेशन राइटिंग में करेंगे तो बताएंगे आपको कि उसका एक सेट पैटर्न है लिखने का। पर अभी मोटा मोटी इतना जान लीजिए लेमन लैंग्वेज में कि आपको जर्नल की खोज करके उस जर्नल का पैटर्न पहचानना है कि वो किस तरीके से पेपर लिखते हैं, फिर आपको उसी तरीके से पेपर लिखना होगा, ठीक। ये ऑथर्स, ये वही जो क्रेडिट वाला आपको बता देंगे, ये एक जर्नल है, एल्सवेयर का जर्नल है, जिसमें देखो फंडिंग किसने की, ऑथर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, सबका अलग अलग हो। डिक्लेरेशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट, ये सब पॉइंट वाइज उसमें लिखना पड़ता है। ये पेपर था इंडियन पब्लिकेशंस ऑन स्टार्स,
कोविड वायरस का एपिडेमिक स्टडी ऑफ। अब तो मैं अपनी बात आपको बता रही थी कि जिन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप मेरा नाम डालिए तो मैं पेपर छपवाऊंगी। ऑथरशिप 3 तरीके की मोटा मोटी मानी जाती है। गेस्ट ऑथरशिप, गेस्ट ऑथरशिप वो होती है जो जिनके नाम डालने से आपके पेपर के पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, जैसे आपने सपोज साइंस की कोई स्टडी की और आप जानते हैं कि कोई सर है या कोई HNA में जिनका बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं बहुत डिफरेंट जर्नल्स में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपका नाम डाल लें, क्योंकि शायद उनका नाम देख कर के पेपर पब्लिश हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना ली उस पब्लिकेशन जगत में। तो वो उनका आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके विषय के होने चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे मैंने उनको कहा कि बायोकेमिस्ट्री वाला डाल देगा तो मैं डाल दूँगी, नहीं। आप चूज करते हैं कि आप किसका नाम डालेंगे और उसके डालने से आपके पेपर के छपने की संभावना बढ़ जाती है, वो गेस्ट ऑथरशिप। गिफ्ट ऑथरशिप जो आप अपने गाइड को देते हैं, क्योंकि उसने आपके साथ 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत की है, तो आप उनका नाम देते हैं, दैट इज गिफ्ट ऑथरशिप। ठीक, तो गाइड का एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी आपके साथ का, जैसे उन्होंने कहा कि 2-3 लोग अगर सेम विषय के हो जाए तो गिफ्ट ऑथरशिप है। होस्ट ऑथरशिप भाई जो मुझे ऑफर हो रही, कहीं से कुछ लिंक नहीं है, कहाँ से भूत महाराज प्रकट हुए और पेपर में नाम दे दिए, ना कोई लिंक है ना कुछ है, और वो होस्ट ऑथरशिप जहाँ पर उनका कोई कुछ मतलब नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, अभी तो इस दौरान 19 के बाद मैंने बहुत सर्च किया क्योंकि केयरलेस नहीं थी, अब यूज टू हो गई हूँ मैं, तो बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया। आप जैसी एक साइट पे कहीं भी एंट्री मारेंगे ना, वो क्योंकि AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वो आने लगता है सर। तो कई लोग आए कि मैम आपका पेपर हम लिख देते हैं, मतलब लैंग्वेज, तो हम उसको लिख देते हैं और आप जो है बस उसमें नाम हमारा दे दीजिएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल राइटर्स हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका नाम हम डालते हैं, वो सब होस्ट ऑथरशिप है। मैकेनिज्म आपको बता ही दिया, डेफिनेशन है। ये मैं लाई थी कि अगर कंटेंट आपको चाहिए तो आप रख दीजिए। अब ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपना मैकेनिज्म भी चेक कर सकते हैं, या ये वेबसाइट है जहाँ पर आप जर्नल ट्रस्टेड है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। ठीक, कि जो जर्नल में आप भेज रहे हैं वो जर्नल ट्रस्टेड है कि नहीं। कुछ कमिटीज हैं जो पब्लिकेशन एथिक्स पर बनी है। अब कुछ सवाल हो अगर तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऑल द बेस्ट आपकी